हेलो बड़ी सफल बैच 2.0 में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, मैंने खुद एमबीबीएस किया हुआ है और आपका सपना पूरा करने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी इस समय रीड करा रहा हूं, एनसीईआरटी अच्छे से समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम लोग इस समय बात कर रहे थे क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के बारे में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं जहां पर टोटल 11 टॉपिक हैं, जिनमें से 9 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम टॉपिक 10 पे चलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में एक बात तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, जब शुरुआत में पढ़ा था व्हाट इज अ सेल। तभी आपको बताया था कि न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन द ईयर 1831, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो यहां पर एक बार चाहे तो हम फिर से लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियस discovered by discovered by Robert Brown discovered by Robert Brown in 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। अभी जो न्यूक्लियस होता है इसका काम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये हमारे ब्रेन की तरह, जैसे हमारा ब्रेन मेरे हाथ को, मेरे लिवर को, मेरी किडनी को कंट्रोल कर रहा, वैसे न्यूक्लियस जो सेल के अंदर है, उस सेल के सभी ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, टीआरजीबी के काम को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया बेटा यहां पर? न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल्स। ये बात एनसीईआरटी ने समरी में लिखी है, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल्स। ये बाकी जो ऑर्गेनल सेल के अंदर है उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साथ ही और भी कुछ काम करता है, जैसे कि न्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन हेरिडिटी। इसका रोल हेरिडिटी में है। ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागति, वंश। मतलब जैसे अपने वंश की हम बात करें तो हमारे दादा दादी थे, फिर हमारे पापा मम्मी, फिर हम लोग आए। तो हमारे दादा दादी का जो वंश है वो लगातार चल रहा है, किस वजह से? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए की वजह से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों के जो कैरेक्टर होते हैं, एक पीढ़ी के हमारे दादा दादी, नाना नानी के कैरेक्टर पापा मम्मी में आए, पापा मम्मी के कैरेक्टर हमारे अंदर आए। तो इन कैरेक्टर को कौन ले जा रहा है? डीएनए। और डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का रोल जो है वंश में है। कहते नहीं, मेरा वंश है, ये मेरा खून है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो वंश का कारण क्या है? न्यूक्लियस। तो उसी न्यूक्लियस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ये। अभी जो न्यूक्लियस है, पहले तो ये देखते हैं कि भैया क्या ये हर सेल के पास होगा? अच्छा, न्यूक्लियस ही वो ऑर्गेनेल है जिससे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिफर करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कहा था मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफर करते हैं। कैरियन मतलब न्यूक्लियस ही होता है, प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में दो सिचुएशन है। पहले तो कि भैया न्यूक्लियस, अभी तो हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड ही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अभी जो न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक सेल में जनरली होता है प्रेजेंट, लेकिन कुछ सेल ऐसी जिनमें नहीं भी होता है। दो सिचुएशन बन सकती हैं। प्रेजेंट है सेल में न्यूक्लियस, तो ऐसी सेल को कहेंगे न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे उसे? न्यूक्लिएटेड सेल। और किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? इन्यूक्लिएटेड सेल। इन्यूक्लिएटेड सेल, या आप कह लो उसे एन्यूक्लिएटेड सेल, जो आपका मन हो। इन्यूक्लिएटेड सेल या फिर एन्यूक्लिएटेड सेल आप कह लो। तो पहले हम लोग बात करते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल के बारे में, जो कि खूब पूछा जा रहा है। इन्यूक्लिएटेड सेल का मतलब हो गया न्यूक्लियस नहीं है। तो कुछ सेल हमारे बॉडी के अंदर ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, दोनों आपको याद करने हैं। एक है मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। मैमल तो आप जानते ही हैं बेटा, है ना, मैमल।
मैमल की बात करें तो मैमल उन्हें कहते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, एक्सटर्नल ईयर हो, बॉडी है। और जैसे हम लोग हो गए तो ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी, चूहा, ये सब मैमल है। शेर, चीता, ये सब मैमल है। तो मैमल की जो आरबीसी हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता, पूछा भी गया कि क्यों ऐसा होता है। न्यूक्लियस एक बड़ा ऑर्गेनेल है और जब ये सेल के अंदर नहीं रहेगा ना, आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी में जो जगह खाली होगी उस जगह में हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा। और हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का काम क्या है? गैस को ट्रांसपोर्ट करना। तो गैस का ट्रांसपोर्ट ज्यादा करने के लिए हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआरजीबी, ये ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं। आरबीसी में साइटोप्लाज्म भरा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन भरा है, ऑर्गेनेल गायब कर दिया उसने ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए। क्लियर है बात? तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी का है मैच्योर हो जाएगी। लेकिन अगर कहे फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं, तो है, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन है, वो मैमल नहीं। ये भी पूछा गया नीट में सवाल कि ह्यूमन की और फ्रॉग की आरबीसी में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि दोनों की आरबीसी लाल हैं, दोनों के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर? दूसरा दूसरा एग्जाम्पल आपको याद करना है, स्यू ट्यूब सेल, स्यू ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट किसको कहते हैं बेटा? वेस्कुलर प्लांट हम लोग कहते हैं टेरिडोजिम्नोर एनजीओ को वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू हो, जाइलम और फ्लोएम, उन्हें वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो अब जो फ्लोएम होता है बेटा, फ्लोएम एक टिश्यू है और उस टिश्यू के अंदर चार तरह की सेल होती हैं, सीओ ट्यूब सेल, कॉम्पेनियन सेल, पैरेन्काइमा सेल एंड फाइबर। तो जो सीओ ट्यूब सेल होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके फंक्शन को एनाटॉमी में हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में, इनके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो ये दो सेल आपके सिलेबस में जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब एनसीईआरटी आपसे एक सवाल पूछता है कि बताओ इन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं, इनको लिविंग माना जाए कि ना माना जाए? बताओ भैया आप लोग क्या करें, इनको लिविंग माने कि ना माने? तो कहोगे भैया ये लिविंग हैं, ये लिविंग है, क्योंकि लिविंग होने या न होने का न्यूक्लियस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई कोई सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास मेटाबॉलिज्म है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं है उसमें, है ना, ये डिफाइन करता है इंटरेक्शन। न्यूक्लियस का होना या ना होना इस चीज को डिफाइन नहीं करता कि सेल लिविंग है या नॉन लिविंग। तो दोनों ही सेल लिविंग है, भले ही इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लिएटेड सेल मतलब सेल में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो कितने न्यूक्लियस हैं बेटा? तो जनरली अगर हम बात करें तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस। एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, उस सेल को हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, या उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक सेल। मोनोकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल। और मोस्टली मतलब ज्यादातर सेल ऐसी ही होती हैं कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी उसमें एक ही न्यूक्लियस है, कॉलमनर सेल है एक ही न्यूक्लियस उसके अंदर मिलेगा। तो ज्यादातर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन वेरिएशन और भी है। कुछ सेल ऐसे जिनमें दो न्यूक्लियस होंगे। अब जब दो होंगे तो बेटा न्यूक्लियाई कहेंगे, दो न्यूक्लियस नहीं बोलना है कभी। न्यूक्लियस इज द सिंगुलर वर्ड। जब प्लूरल फॉर्म कभी आएगा, दो, तीन, चार, 10, 20 ज्यादा बोलने हैं तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो दो न्यूक्लियाई होंगे तो ऐसी सेल को क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लिएटेड सेल। बाई न्यूक्लिएटेड सेल, और बाई न्यूक्लिएटेड सेल में एग्जांपल आप लोगे पैरामीशियम। पैरामीशियम जिसमें आपको सिलिया मैंने बताए थे। तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। और भी वेरिएशन है, कुछ सेल ऐसी भी हैं जिनमें और भी मेनी न्यूक्लियाई, कई सारे, एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो अगर एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियाई तो इसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे इसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का एग्जाम्पल भी सिलेबस में, जैसे
एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ये मैंने पहले भी बताया था नारियल पानी के बारे में। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म है क्या? टिश्यू है। और टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो जो नारियल पानी है उसके अंदर जो सेल हैं, उन सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। दूसरा एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल क्या है? जैसे ये मसल है, तो ये मसल जो आपको दिखाई दे रही है स्केलेटल मसल, इसको कहते हैं बाइसेप्स, और यहां पर होती है ट्राइसेप्स। इनकी मदद से हम ये मूवमेंट करते हैं। तो ये मेरी जो स्केलेटल मसल है बाइसेप्स, जो मेरे कंट्रोल में है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू टॉपिक में। तो स्केलेटल मसल वो होती जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो ये मैं कंट्रोल, चाहूं तो मूवमेंट करूं, चाहूं तो ना करूं। अब ये मसल एक टिश्यू और टिश्यू सेल से बना, सेल का नाम है स्केलेटल मसल सेल या स्केलेटल मसल फाइबर। और ये सेल जो है ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी इन सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं। तो बच्चों यहां पर बात हो गई न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और न्यूक्लियस के नंबर के बारे में हमने बात कर ली। अब जरा स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो न्यूक्लियस बेटा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जरा बना के इसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर। एक मेम्ब्रेन हो गई और ये दो मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के पास ये जो दो मेम्ब्रेन, इनको मिला के कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप एक ही है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन है। जैसे प्रोकैरियोट में सेल एनवेलप एक थी और उसके अंदर तीन लेयर थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। वैसे ये न्यूक्लियर एनवेलप एक ही है और इसके अंदर ये दो लेयर हैं, जिनमें से एक को हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ाया था। और ये क्या हो जाएगी बेटा? इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? तो दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि ऑर्गेनेल कहां पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो न्यूक्लियस है बेटा इसके अंदर भी कुछ भरा है। इसके अंदर जो भरा उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या भरा है? न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो गया। बोन आपने पढ़ी थी, वहां भी मैट्रिक्स पाया जाता था। अब आप देखिए और खुद बताइए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में न्यूक्लियर एनवेलप आ रही है। तो न्यूक्लियर एनवेलप एक बैरियर का काम करती है, जिसके द्वारा ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल नहीं पाते हैं, और इन्हीं दोनों को हम एक साथ कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है बात? अब आप देखो दोनों के बीच एक गैप नजर आ रहा है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक गैप नजर आ रहा है। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा होता तो इस गैप का नाम क्या रखा था वहां पर? ये आउटर कंपार्टमेंट था, ये इनर कंपार्टमेंट। क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर कंपार्टमेंट था इसका नाम था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जबकि यहां पर इसका नाम है पेरी न्यूक्लियर एरिया। क्या बोलते हैं इसे? पेरी न्यूक्लियर एरिया। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर एरिया। और ये एरिया आपको याद भी करना है बच्चों, ये होता है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर। 10 से 50 नैनोमीटर। मैंने कहा था इस चैप्टर में जितना डेटा है, दो को छोड़ के सब माइक्रोमीटर में है। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ हो, डायमीटर हो, क्लोरोप्लास्ट की लेंथ हो, विथ हो, आरबीसी का साइज हो, बैक्टीरिया का साइज, सब माइक्रोमीटर में। दो डेटा नैनोमीटर में है, केवल दो डेटा केवल नैनोमीटर में है।
एक है पेरीन्यूक्लियर एरिया और दूसरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। याद आ रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना साइज था? 15/20 नैनोमीटर। और पेरीन्यूक्लियर एरिया कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बेटा ना, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा उलझा हुआ धागे की तरह का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ऐसा उलझा हुआ धागे की तरह का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जब आपने ओवरव्यू ऑफ अ सेल पढ़ाया था तो कहा था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो डीएनए से बना होता है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि अनियन, पील सेल, ह्यूमन चीक सेल, याद आया? तो जब सेल के अंदर हम गए थे, ह्यूमन चीक सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने कहा था क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से। मैंने ऐसे कहा था 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए क्रोमोसोम को बनाता है। सर यहाँ क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो क्रोमैटिन आ गया सर। तो क्या कहानी क्या है? आप मुझे बताओ पहले। सेल के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमोसोम? क्या मिलेगा सेल के अंदर? सेल के अंदर क्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमोसोम? बताओ। सेल में क्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमोसोम? दोनों नहीं, कोई एक ही मिलेगा एक समय में। या तो सेल में क्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमोसोम, दोनों नहीं मिल सकते एक साथ। और ये डिपेंड करता है कि सेल किस फेज में है। सेल की फेज पर निर्भर करता है, स्टेज पर निर्भर करता है। अब सेल दो ही फेज में हो सकती है, सेल की दो ही फेज होती हैं। सेल की दो फेज होती हैं। अब चाहे फेज कह लो चाहे स्टेज कह लो, फेज और स्टेज। सेल दो फेज में एग्जिस्ट कर सकती है। एक स्टेज को कहते हैं इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरे को कहते हैं बेटा एम फेज। एम फेज और एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज, माइटोसिस। अब इंटरफेज अगर कह रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ, इंटरफेज कहने का मीनिंग ये हुआ कि सेल इज नॉट डिवाइडिंग। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो हम कहेंगे सेल किस फेज में है? इंटरफेज में। और अगर सेल डिवाइड कर रही है, सेल इज डिवाइडिंग, तो हम कहेंगे सेल किस फेज में है? सेल एम फेज में आ गई। सेल डिवाइड कर रही तो सेल किस फेज में आ गई? एम फेज में। नहीं डिवाइड कर रही तो इंटर फेज में। मतलब या तो आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेल डिवाइड या तो कर रही है या फिर नहीं कर रही, दो ही चीजें में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहां से हम ये समझेंगे कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो उस सेल के न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेगा? क्रोमैटिन। क्या मिलेगा? क्रोमैटिन। और अगर सेल डिवाइड कर रही है सेल एम फेज में तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये जिस सेल का न्यूक्लियस मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आप बता सकते हो कि किस सेल का न्यूक्लियस है। वो सेल डिवाइड नहीं कर रही। मतलब मैं पूछूं कि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो किस फेज में देख रहे हो, तो इंटरफेज में आप देख रहे हो। तो इंटरफेज न्यूक्लियस आप देख रहे हो और इसके अंदर आपको ये क्रोमैटिन नजर आ रहा है। अब इस क्रोमैटिन की जरा कहानी समझते हैं, क्रोमैटिन की कहानी समझते हैं कि क्रोमैटिन है क्या एक्चुअली। तो जो क्रोमैटिन है बेटा ये चार चीजों से मिलकर बनता है। क्रोमैटिन इज इक्वल टू डीएनए। क्रोमैटिन बना है डीएनए से। 2.2 मीटर, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये चार चीजें आ गई। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अभी हिस्टोन नॉन हिस्टोन डिटेल में जेनेटिक्स में बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से। यहां पे आप देख रहे हो कि भैया ये दोनों जो है डीएनए और आरएनए, ये क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड। क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों क्या है बेटा? दीज आर प्रोटीन। और मैंने आपको राइबोसोम वाले टॉपिक में सिखाया था कि कोई चीज अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हो जैसे क्रोमैटिन, तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको याद भी कराया था कि न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर तीन है सिलेबस में। एक तो राइबोसोम था, दूसरा वायरस था, और तीसरा क्रोमैटिन भी न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो
क्रोमैटिन डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है। यही डीएनए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यही क्रोमैटिन जब सेल की एम फेज आएगी, जब सेल डिवाइड करेगी, तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाएगा। आप ऐसे समझो कि क्रोमैटिन उलझा हुआ धागा है, धागा उलझ गया। ये रील है मेरे पास, इसमें धागा लिपटा हुआ था और ये धागा मैंने खोल डाला, उलझ गया, क्रोमैटिन बन गया। धागे को लपेट दें, रील बना दें, क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमैटिन उलझा हुआ धागा है, उलझा हुआ डीएनए है, और क्रोमोसोम सुलझा हुआ धागा है, सुलझा हुआ डीएनए है। तो अभी आपको ये उलझा हुआ डीएनए यहां पर दिखाई दे रहा है, पूरा फैला हुआ है ये। अभी जो क्रोमैटिन है ना, इस क्रोमैटिन को रंगा भी जा सकता है, इस क्रोमैटिन को स्टेन कर सकते हैं। और क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं कैसे? क्रोमैटिन क्रोमैटिन में दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो क्रोमैटिन हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। ये टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग के द्वारा टर्म दिया गया। टर्म क्रोमैटिन किसने दिया? फ्लेमिंग के द्वारा टर्म दिया गया था। और इस क्रोमैटिन को फिर से कर दे रहे हैं, इसको जरा रमा सेट कर देना। इस क्रोमैटिन में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आपको टर्म ध्यान रखना है, दिस क्रोमैटिन टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, फ्लेमिंग ने टर्म दिया था। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी बच्चों, वो ये है कि क्रोमैटिन को हम स्टेन कर सकते हैं। ये स्टेन हम चौथी बार पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया की स्टेनिंग, ग्राम स्टेन। माइटोकॉन्ड्रिया, जेनस ग्रीन बी, प्लास्टिड को स्टेन नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि उसमें पिगमेंट थे और उनका साइज बड़ा था। और क्रोमैटिन को स्टेन कर सकते हैं कैसे? बेसिक डाइज। तीन तरह की डाई, तीन तरह के स्टेन होते हैं। डाई मालूम लगाते हैं नहीं, कलर। तो बेसिक डाई, तीन तरह की डाई होती है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। है नहीं डिटेल में सिलेबस, बस एनसीईआरटी में लिखा है कि बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल वायलेट, बेसिक, फुस्सेन, स्टोकार्मिन मत जानो। बस ये ध्यान रखना कि क्रोमैटिन को बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। फ्लेमिंग ने टर्म दिया था। क्रोमैटिन एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है जो चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। फिर देखो इसके अंदर, यहां पर आप अगर देखें तो ये देखो एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये एक और स्ट्रक्चर आपको गोल गोल सा स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, स्फेरिकल गेंद की तरह का, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। प्लूरल फॉर्म में इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। जैसे सिंगुलर फॉर्म में न्यूक्लियस होता है, प्लूरल में न्यूक्लियाई होता है, वैसे ही सिंगुलर फॉर्म में न्यूक्लियोलस होता है और प्लूरल में न्यूक्लियोलाई होता है। अच्छा, प्लूरल कह रहे हैं, इसका मतलब कि न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जरा न्यूक्लियोलस के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस पहली बात, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो है दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं अपनी, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो नंबर है बेटा ना, वन और मोर, एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कब एक होगा, कब एक से ज्यादा होगा, अभी समझ में आएगा आपको। एक बात और जान लेते हैं इसके बारे में, कि जो न्यूक्लियोलस है दिस इज स्फेरिकल। दिस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जैसे आपने पढ़ा था, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल होते हैं, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज या सिलेंड्रिकल है, न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। काम क्या करता है? इसका काम है, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आरआरएनए। ये आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तीन तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। कई बार मैंने बताया। और आरआरएनए किसको बनाता है? याद आया? आरआरएनए बनाता है राइबोसोम को। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब जरा समझिए यहां पर कहानी। कहानी कुछ ऐसी है,
क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ जगह ऐसी दिखाई दे रही हैं, कुछ जगह ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पर ये देखो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो जा रही है। देखो आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो जा रही है। ऐसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो गई, और जहां पर ये फ्यूज हो गई वहां पर आप देख रहे हैं पोर बन गए। क्या बन गए? पोर बन गए। जिस जगह पर ये फ्यूज हुई उस जगह पर पोर बन गए, और इन पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं इन्हें? न्यूक्लियर पोर। अब इनका रोल समझिए जरा कि न्यूक्लियर पोर का रोल क्या है, यहां पर क्या काम करेंगे ये, तो जरा समझते हैं। ये जो यहां पर बेटा आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोलस के बारे में अभी हमने देखा कि ये आरआरएनए को बनाएगा। आरआरएनए, ठीक। आरआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना न्यूक्लियोलस के द्वारा, और ये आरआरएनए न्यूक्लियोलस ने बनाया, और ये न्यूक्लियोलस से निकल के कहां पहुंचा? आरआरएनए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहुंचा। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये जो आरआरएनए है बेटा, ये प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाएगा बेटा? ये देखो, इसको बना दिया इसने, राइबोसोम को बना दिया। और ये जो राइबोसोम है बेटा, ये राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये प्रोटीन को बनाएगा। इसको बनाएगा प्रोटीन को, और प्रोटीन न्यूक्लियर पोर के द्वारा सेल के, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर आ गई। तो आप जरा देखो, न्यूक्लियर पोर से कुछ ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दो चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। न्यूक्लियस से जो बाहर आ रहा है वो आरआरएनए आ रहा है, और जो अंदर आ रहा हो प्रोटीन आ रही है। यानी आरआरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो ट्रांसपोर्ट है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो रहा है। और किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आरआरएनए और प्रोटीन का। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर कोई सेल ऐसी, सोचो जरा, इमेजिन करो और दिमाग लगाओ, क्योंकि याद तो हर चीज नहीं कर सकते, दिमाग लगाना है। अगर कोई सेल ज्यादा प्रोटीन बना रही है, इमेजिन करो बहुत सारी सेल बॉडी में है जो ज्यादा प्रोटीन बना रही है, जैसे लीवर की सेल। कोई सेल ज्यादा प्रोटीन बना रही है तो उसको राइबोसोम ज्यादा चाहिए। राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो आरआरएनए ज्यादा चाहिए। आरआरएनए ज्यादा चाहिए तो न्यूक्लियोलस ज्यादा चाहिए, और बड़े बड़े न्यूक्लियोलस चाहिए। क्या समझे? अगर कोई सेल प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसमें न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा होगा और साइज भी बड़ा होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि मोर न्यूमरस मतलब ज्यादा नंबर में, मोर न्यूमरस एंड लार्जर यानी बड़े न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई present in present in cells actively actively involved in protein synthesis। अगर कोई सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो उस सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई ज्यादा भी होंगे और बड़े बड़े न्यूक्लियोलाई होंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन बनानी है। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे उतना ज्यादा आरआरएनए बनेगा, उतना ज्यादा राइबोसोम बनेंगे, उतनी ही ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा वहां पर क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस का जो सवाल है वो बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जो क्रोमोसोम की कहानी है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में भी बहुत कुछ हमें जानना है। मैंने कहा ना कि सेल में या तो क्रोमोसोम मिलेगा या क्रोमैटिन मिलेगा, दोनों चीज तो मिलनी नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो सेल में क्रोमैटिन दिखाई देगा या क्रोमोसोम दिखाई देंगे, कोई एक ही चीज मिलेगी एक समय में। सेल अगर डिवाइड कर रही है तो क्रोमोसोम नजर आएंगे, और नहीं कर रही तो क्रोमैटिन नजर आएंगे। तो अभी जो मैंने आपको न्यूक्लियस बना के दिखाया था बेटा, उसमें आपको क्रोमैटिन नजर आ रहा था। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन की सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जो कि
2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए से बने होते हैं। ये जो क्रोमैटिन है यही कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। इस कंडेंसेशन को हम लोग पैकेजिंग कहते हैं और ये जेनेटिक्स में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर एक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अनियन सेल में मैंने आपको बताया था 16 क्रोमोसोम है यानी 8 पेयर। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है बेटा इनका स्ट्रक्चर जरा बना के देख लेते हैं कि क्रोमोसोम कैसे नजर आते हैं, क्या क्या इनमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है बेटा उसमें एक क्रोमोसोम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पर, ये एक मैंने बनाई क्रोमैटिड। क्या बनाई है? क्रोमैटिड। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड। क्रोमैटिन नहीं है, क्रोमैटिड है। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड हो गई। ये एक दूसरी क्रोमैटिड मैंने बना के दिखाई, ये दूसरी क्रोमैटिड होगी, दो क्रोमैटिड हो गई। अभी जो दो क्रोमैटिड हैं बेटा, ये दो क्रोमैटिड जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड है। और अभी आपको लग रहा है कि दोनों सिस्टर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन नहीं, दोनों सिस्टर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो आपको मैं बना रहा हूं अभी। देखिए दोनों इस स्ट्रक्चर से दोनों जुड़ गई, कनेक्ट हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम अलग था, सेंट्रोमियर अलग है, ध्यान रखना, तब रायता ना बना लेना जाके। तो सेंट्रोमियर या इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जब ये सेंट्रोमियर आ जाएगा बेटा ना, तो देखो क्रोमैटिड के दो हिस्से हो गए, एक इस सेंट्रोमियर के इधर का हिस्सा, दूसरा इधर का हिस्सा। इस क्रोमैटिड के भी दो हिस्से हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब ये जो अलग अलग हिस्से बन गए बेटा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको कहते हैं आर्म। आर्म, भुजाएं, आर्म्स। तो अगर मैं पूछूं इस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कितनी आर्म है? तो टोटल 4 आर्म हो गई। क्रोमैटिड कितनी है? 2। सेंट्रोमियर कितना है? 1। तो एक सेंट्रोमियर, दो क्रोमैटिड, 4 आर्म। एक चीज और समझो यहां पर, ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के सरफेस पे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। तो काइनेटोकोर है और काइनेटोकोर जो होते हैं दीज आर डिस्क लाइक। डिस्क लाइक और कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट भी डिस्क लाइक हो सकता था। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर सेंट्रोमियर की सरफेस पे है। तो एक क्रोमोसोम में अगर आप इस क्रोमोसोम को देखें तो एक सेंट्रोमियर है, दो काइनेटोकोर हैं, दो क्रोमैटिड हैं जिनको सिस्टर कहते हैं, और 4 आर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो सेंट्रोमियर है बेटा, इसकी पोजीशन क्रोमोसोम में फिक्स नहीं, ये वेरिएबल है। मतलब ये सेंट्रोमियर बीच में हो सकता है, किनारे हो सकता है, और किनारे हो सकता है, एकदम टॉप पे जा सकता है। तो अलग अलग क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग होती है। और सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारे जो 46 क्रोमोसोम है बेटा वो 4 तरह के हैं। तो क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जैसे हमने पढ़ा था प्लास्टिड 4, प्लास्टिड 3 टाइप की थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। तो क्रोमोसोम 4 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और नीट में खूब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम के टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? क्रोमोसोम के टाइप। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्रोमोसोम है बेटा,
सबसे पहला जो क्रोमोसोम है उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसमें सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में, मिडिल सेंट्रोमियर, मिडिल सेंट्रोमियर। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो बेटा, अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में रखोगे, अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में होगा, सेंट्रोमियर अगर बीच में रखोगे तो क्या होगा? यहाँ पर सेंट्रोमियर अगर बीचों बीच रखोगे तो जो आर्म्स हैं वो बराबर बनेंगे। भाई बीच में अगर रखोगे तो आर्म बराबर साइज की बनेंगी, तो मिडिल सेंट्रोमियर होने से इक्वल आर्म्स बनेंगे। इक्वल आर्म्स, दोनों सवाल खूब पूछे जाते हैं। कहेगा इक्वल आर्म क्रोमोसोम की कौन सा क्रोमोसोम? मेटासेंट्रिक। मिडिल सेंट्रोमियर कौन सा? मेटासेंट्रिक। अब आप सोचो कि मिडिल से थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें ऊपर या नीचे, एक तरफ शिफ्ट कर दो, एक किनारे की तरफ, ये किनारे और ये किनारे किधर, एक तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे एक तरफ शिफ्ट करोगे एक आर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी और एक थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में क्या कहेंगे कि भैया जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। मिडिल से सेंट्रोमियर थोड़ा सा खिसक है, स्लाइटली अवे, थोड़ा सा खिसका है केवल। तो अगर ये सेंट्रोमियर है और सेंटर से थोड़ा सा खिसक गया है तो एक तरफ की आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी और एक तरफ की आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। यहां पर देखो दोनों तरफ आर्म बराबर थी, यहाँ पर एक तरफ की आर्म थोड़ी छोटी और एक तरफ की आर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई। यानी जो छोटी वाली आर्म है उनको कहेंगे शॉर्ट आर्म और जो बड़ी वाली है उन्हें कहेंगे लॉन्ग आर्म। तो यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग आर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाली जो आर्म है ये शॉर्ट आर्म कहलाएंगी, शॉर्ट आर्म, और ये वाली जो आर्म है ये लॉन्ग आर्म बन जाएंगे। तो दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तीसरे में आप सोचो कि सेंट्रोमियर और थोड़ा किनारे खिसक जाए, अगर और थोड़ा खिसक जाएगा तो तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे टाइप के क्रोमोसोम को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक में कहेंगे भैया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड। सेंट्रोमियर एक एंड के ज्यादा क्लोज आ जाएगा। क्लोज मतलब नजदीक, एक एंड के ज्यादा नजदीक चला गया। जब एक एंड के ज्यादा नजदीक चला जाएगा तो एक तरफ की आर्म ज्यादा छोटी हो जाएंगी और एक तरफ की आर्म ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, है ना? तो यहां पर कहेंगे भैया ये देखो ये है वेरी शॉर्ट आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म, और एक तरफ की आर्म हो जाएंगी वेरी लॉन्ग आर्म, वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। मेटासेंट्रिक में क्या था? मिडिल सेंट्रोमियर था तो इक्वल आर्म बनी थी। सब मेटा में क्या था? शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म बनी। और एक्रोसेंट्रिक में क्या हुआ? वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट आर्म बनी। अब आप सोचो एकदम किनारे चला गया, अगर एकदम किनारे चला जाएगा तो उसे हम पढ़ेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में कहेंगे भैया टर्मिनल सेंट्रोमियर। कैसा सेंट्रोमियर? टर्मिनल सेंट्रोमियर। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पे तो बाबा जी का फंडा समझते हैं, बहुत आसान सा फंडा है। बाबा जी का फंडा ये कि जब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा तो सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडिल होगी, यानी एम फॉर मेटासेंट्रिक, एम फॉर मिडिल। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब होगा तो सेंट्रोमियर की पोजीशन स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। एस एस मैच हो गया। टीलोसेंट्रिक में, टीलोसेंट्रिक में टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक। तो एक ही बचा भैया, ये तो कर लोगे ना, इतना तो दिमाग है ना कि तीन अगर मैच कर जा रहे हैं, एम एम एस एस और इधर टी टी मैच कर जा रहे हैं, और यहां भी देखो तो ए के बाद सी आ रहा है, सी फॉर हो जाएगा क्लोज। तो समझे? अब एनसीईआरटी में दिया नहीं है एक शेप का, इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट से शेप निकालते हैं, इसका बहुत मस्त सा कोड है, बाबा का फंडा। तो बाबा का फंडा यहाँ पर है शेप याद करने के लिए। अगर हम लोग याद करेंगे तो ये बहुत मस्त कोड है। मस्त बिजली, मस्त बिजली। बिजली को ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, मस्त बिजली।
तो बाबा का फंडा बहुत मस्त सा है, मस्त बिजली। तो मस्त में एम फॉर मेटासेंट्रिक वी शेप का क्रोमोसोम होता है, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है और टेलोसेंट्रिक आई होता है। तो कैसा लगा बाबा जी का फंडा? तो ये क्रोमोसोम की कहानी कंप्लीट हो गई। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम के टाइप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ क्रोमोसोम में, अब सबकी बात नहीं हो रही, पास कुछ क्रोमोसोम के पास ये देखो जरा, ये तो हो गया भैया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, है ना? क्या हो गया ये? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ये क्या बना दी मैंने? आर्म। ये आर्म हो गई, ये हो गया यहां पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है बेटा, दिस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स। ये सभी क्रोमोसोम में होता है बेटा। 42 क्रोमोसोम हमारे पास हैं, सभी क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, कुछ क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। ये देखिए, ये जो कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने पीला पीला बना के आपको दिखाया है, ये जो कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी क्रोमोसोम के पास नहीं है, ये केवल कुछ में होगा। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं सैटेलाइट। ये सैटेलाइट केवल उन्हीं क्रोमोसोम में होगा जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। कितने क्रोमोसोम में आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। हमारे 46 में से 46 क्रोमोसोम के पास प्राइमरी है, और उन 46 में से 10 के पास सेकेंडरी भी है। मतलब 10 के पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, और 46 के पास, मतलब 36 जो बचे, उनके पास केवल प्राइमरी है। 36 के पास केवल प्राइमरी है, 10 के पास प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी है। तो यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सबके पास नहीं है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या क्या सवाल बनते हैं? पहला सवाल, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में पहली बात की, प्रेजेंट इन फ्यू क्रोमोसोम। ये कुछ क्रोमोसोम में मिलेगा भैया, सब में नहीं पाया जाएगा। सब में कौन मिलेगा? सब में मिलेगा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी केवल कुछ में मिलेगा। दूसरा, नॉन स्टेनिंग होता है भैया, स्टेन नहीं, रंग नहीं चढ़ता इसके ऊपर। क्रोमोसोम को हम रंग सकते हैं, लेकिन जब पूरा रंगेंगे तो सब पे तो रंग चढ़ेगा, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पे रंग नहीं चढ़ेगा। तो नॉन स्टेनिंग हो गया। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात ध्यान रखनी, कांस्टेंट लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है ना भैया, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। जबकि प्राइमरी की लोकेशन कांस्टेंट नहीं, ये मूव करता, तभी तो क्रोमोसोम का शेप बनता है। ये कभी बीच में है, कभी थोड़ा किनारे शिफ्ट हो गया, कभी ज्यादा हो गया, है ना? तो इसकी जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके 3 सवाल बनते हैं। प्रेजेंट इन फ्यू क्रोमोसोम, कुछ में होगा, नॉन स्टेनिंग है और कांस्टेंट लोकेशन पे मिलेगा, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो हिस्सा होगा क्रोमोसोम का, उसे क्या बोलेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। तो ये न्यूक्लियस की पूरी कहानी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं अगले ऑर्गेनेल पे, और अगला जो हमारा ऑर्गेनेल यहां पर है, लास्ट ऑर्गेनेल है 8.5.11, and this organelle is the माइक्रो बॉडी। कई तरह की होती, तो एनसीईआरटी ने हेडिंग दी माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज में एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में सब खत्म कर दिया है। तो मैं आपको 3 बातें सिखाता हूं एक लाइन में, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि माइक्रो बॉडी एक्चुअली है क्या। तो माइक्रो बॉडीज, क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है? माइक्रो बॉडी जो होती है बेटा, ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या रट्टा मारनी है? दूसरी बात ये रट्टा मारनी है कि बोथ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। प्रेजेंट इन
बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों सेल में है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि माइक्रोबॉडीज कंटेन एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, बस खत्म बात। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बताया नहीं, अगर आप जानना चाहो तो मैं एग्जाम्पल भी माइक्रोबॉडी के बता सकता हूं, जैसे परऑक्सीसोम। क्या सुना है नाम कभी आपने? सुना नहीं, मैंने पढ़ाया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और वहां जो पेरोक्सिसोम आपने सुना था ना, वो एक टाइप की माइक्रोबॉडी है। पेरोक्सिसोम हो गया, ग्लाइऑक्सिसोम हो गया, ग्लाइऑक्सिसोम, एस्फेरोसोम, कई माइक्रोबॉडी होती है, इसलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो लिखा है मेनी मेम्ब्रेन बाउंड structure present in both plant and animal cell which contain enzymes। तो मेनी से लिखा क्योंकि कई तरह की होती हैं। पेरोक्सिसोम, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड, ये मत समझना कि इनके पास कई मेम्ब्रेन है ना, मेनी मतलब कई सारे हैं। पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, एस्फेरोसोम, कई तरह की माइक्रोबॉडीज हैं। पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन का काम करती है, और फोटो रेस्पिरेशन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11 चैप्टर 11 में इसके बारे में फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन वहां भी पेरोक्सिसोम का जिक्र नहीं किया गया है। तो एनसीईआरटी ने तो नाम तक नहीं लिया है माइक्रोबॉडी के अंदर इनका, मैंने तो नाम भी बता दिया आपको। तो आपको इनकी डिटेल नहीं जाननी है, बस जितनी बातें मैं बता रहा हूं इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियस का और माइक्रोबॉडी का, और इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब एनसीईआरटी से एक बार हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी टू द पॉइंट पे चलते पहले। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल was first described by Robert Brown as early as 1831, बहुत पहले हमने बात की थी। Later the material of nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। The interphase nucleus क्या मतलब, देखें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended, बहुत बिखरा हुआ, and elaborate, फैला हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड one or more spherical bodies called nucleoli, singular is the nucleolus। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer called the perinuclear space या perinuclear area, जो आप कहना चाहें, forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm। यानी न्यूक्लियर एनवेलप की वजह से एक बैरियर बना रहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द ईआर, याद आया आरईआर न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच थे, एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, उस मेम्ब्रेन पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये बात एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम 80s टाइप वाले होंगे। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membrane। दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से पोर बन जाते हैं। These nuclear pore are the passages, मतलब ये रास्ते हैं through which movement of RNA and protein molecule take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। Normally there is only one nucleus per cell, normally करें एक ही nucleus है, uninucleate। Variations in the number of nuclei are also frequently observed। Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? बिल्कुल, मैं नाम बता दिया आपको। Some mature cell even lack nucleus like erythrocyte, that is RBC of the many mammals, and sieve tube cells of vascular plant। Would you consider these cells as living? Yes, इनको लिविंग कंसिडर करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के होने या ना होने से लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल, structure present in the nucleoplasm, the content of nucleolus is continuous with rest of nucleoplasm, it is not a membrane bound or structure, it is site for, खूब पूछा गया नीट में, active
राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स actively carrying out protein synthesis. You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network, कहा था उलझा हुआ धागा है ये, of nucleoprotein fiber called chromatin. But during different stages of cell division की दो स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो during the different stage of cell division, cells show structured chromosome in place of the nucleus. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA. तो वही चार चीजें मैंने बताई थी, यहाँ लिखी हुई हैं. A single human cell has approximately 2 meter, approximately कहा मैंने exact बताया 2.2 meter head of DNA distributed among its 46 chromosomes in 23 pair. You will study the details of DNA packaging. ये जो DNA से क्रोमैटिन बना उससे क्रोमोसोम बने, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में. चैप्टर 5 होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ पर क्रोमोसोम को दिखाए गए. टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल. क्रोमोसोम तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइड कर रही होगी. essentially has a primary constriction or the centromere. सेंट्रोमियर अलग चीज है, सेंट्रोसोम अलग चीज है. On the sides of his disc shape structure called kinetochore are present. Centromere hold two chromatids of chromosome. ये दो क्रोमैटिड को होल्ड करके रखता है. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into four types. The metacentric chromosome has middle centromere, forming two equal arms of the chromosome. The submetacentric chromosome have centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, centromere situated close to its end, forming one extremely मतलब very short and one very long arm. Whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. Sometimes कभी कभी few chromosome have non-staining secondary constriction at a constant location. This give the appearance of a small fragment called the satellite. लास्ट टॉपिक आपका है माइक्रोबॉडीज. इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इस माइक्रोबॉडीज के साथ में. अब यहाँ पर हम लोग पहले पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद वाईपीक्यू. तो पहला क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन्स आर. नीट 15 में पूछा गया था. कौन कौन से ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन होती है. देखो यहाँ राइबोसोम दिखाई दे, इस पे कोई मेम्ब्रेन होती नहीं. यहाँ भी राइबोसोम है, यहाँ भी राइबोसोम. तो ऐसे भी एग्जाम में कर लेना भैया. लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन. क्या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है? हाँ भैया बिल्कुल. क्रोमोसोम है उसके अंदर, वहां डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. राइबोसोम में डीएनए नहीं, आरएनए होता है. Which of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? नीट 16 में आया था. तो सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास है? लाइसोसोम के पास. और बाकी तीनों को देखो तो इनके पास डबल मेम्ब्रेन है. तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा. Which of the following of organelle does not contain DNA? नीट 19 का सवाल. किसके पास डीएनए नहीं है? तो वैक्यूल के पास नहीं है. यहाँ वैक्यूल और लाइसोसोम दोनों के पास नहीं है. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना. तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो दो ऑर्गेनेल दिए गए दोनों के पास डीएनए नहीं है. बाकी जो ऑप्शन है उसमें एक के पास एक के पास नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नीट 21 में पूछा था. पहला ऑप्शन मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पजेज अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस. कह रहे मैच्योर सी ट्यूब के पास स्पष्ट न्यूक्लियस होता है. तो गलत बात है ना. मैच्योर सी ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. सही है. The perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. सही है. Nuclear pore act as a passages for protein and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm. ये भी सही. तो इनकरेक्ट पूछा है, पहला इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा.
मैच द कॉलम, नीट 2024 का सवाल था। देखो एक्सोनीम को मैच करना, तो एक्सोनीम कहाँ पे आपने पढ़ा था? एक्सोनीम आपको मिला था सिलिया फ्लैजिला में, कार्टविल पैटर्न सेंट्रियोल में, क्रिस्टा कहाँ मिले थे? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेटेलाइट कहाँ? क्रोमोसोम में। तो A2B1 A2B1 C4D3 यानी करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये भी 2024 में नीट में मैचिंग करना था इसमें, तो न्यूक्लियोलस को मैच करना है बेटा, न्यूक्लियोलस को मैच करना है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का क्या काम है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, एंड गोल्जी बॉडी साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो A3B2C4, A3B2C4 ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। विच इज करेक्ट अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन क्या दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पाइली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। गलत बात, क्योंकि पाइली तो प्रेजेंट है ना, तो गलत बात है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पाइली आर प्रेजेंट इन यू, ये भी गलत बात, क्योंकि पाइली तो प्रेजेंट नहीं है वहां। राइबोसोम आर 70s in prokaryotic cell and mitochondria they are 80s in animal cell, ये बात एकदम सही है। So A and B are wrong and C is correct, your answer will be 1. Question number 9, a chromosome with centromere nearer to 1 and forming shorter and longer arm, तो short और long arm कहां पर बनती बेटा? short और long arm बनती सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। AIPMT मतलब नीट 2015 का सवाल था, मैचिंग करनी थी इसमें भी। थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड क्या होते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन क्लोरोप्लास्ट। क्रिस्टी, enfolding of the membrane of mitochondria. Cisternae, disc shaped sac in the Golgi body, and chromatin condenses structure of DNA. तो A3B4C1, A3B4C1, A3B4C1 पहला ऑप्शन आपका सही हो, ये आंसर की हो गई। अब चलते हैं हम लोग YPQ पे। तो YPQ में पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 2 केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, सही है। A single human gamete cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम, तो गलत बात है ना, ये गैमीट तो हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड में 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडिल? मिडिल में कहा है भैया? एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक, तरीका बताया था ना बाबा जी का फंडा में, तो ये आंसर हो जाएगा। इन विच क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू? क्लोज कहां पर होता है? एक्रोसेंट्रिक में क्लोज हो जाता है। द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोबॉडीज कहां पाई जाती? माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोबॉडी? दो नाम मैंने बताए थे, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसिसोम, एक क्वेश्चन भी आपको बना के दे दिया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 2 केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोबॉडीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ना ना ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम, सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यानी आपका आंसर 4 हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए पहला, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज ऑफ मेनी मैमल्स एंड कैपिटल सेल ऑफ वेस्कुलर, नहीं बेटा, सीयू ट्यूब सेल में इन्यूक्लिएट होती, गलत बात। इन स्केलेटल मसल सेल एंड सीयू ट्यूब सेल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ना, स्केलेटल मसल में तो होता है लेकिन सीयू ट्यूब में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये से ऑप्शन हो जाएगा, तो वन ओनली होगा यहाँ पर। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस इज, न्यूक्लियोलस कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये आंसर की यहां पर हो गई, और इसके साथ आपका चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया कंप्लीट। टाटा, बाय बाय, स्वाहा। तो अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कभी कभी 6-7 सवाल भी आ जाते हैं, तो 4 से लेके 8 सवाल का एक वेटेज है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल बायोलॉजी में बल्कि केमिस्ट्री में भी सेम नाम का चैप्टर है। तो जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो उसमें केमिस्ट्री के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो बायोलॉजी में नहीं दिए गए लेकिन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के साथ में, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए,
और क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया 37 ईयर बुक ले लीजिए आप, साथ ही साथ में बायोनीट बुक भी आप ले लीजिए। तो ये दोनों बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाएँगी, साथ ही आपके जो पास के बुक स्टोर वहाँ भी ये किताबें आपको मिल जाएँगी। तो इन दोनों किताबों से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में मिलते हैं बायोमॉलिक्यूल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।